Hey guys, I'm Komal Agrawal and you are watching Vet Igniter. So we are going to start about barbiturates. So barbiturates is generally known as injectable anesthesia. So barbiturates is too important. So आज हम सिर्फ barbiturates के बारे में ही पढ़ेंगे. तो barbiturates is mainly derived from barbituric acid plus urea. Barbituric acid plus urea. Urea is obtained actually from the animal source and barbituric acid also known as malonic acid that is derived from the apple source. बारबिचुरिक एसिड्स पढ़ने से पहले हम इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे. ठीक है, तो बारबिचुरिक एसिड जो था वो फर्स्ट टाइम डेराइव, जो बारबिचुरेट्स थे वो फर्स्ट टाइम डेराइव जो किए थे 1864 में एल्फ्रेड वॉन बेयर ने किया था. इन्होंने डिस्कवर्ड किया था ये. ठीक है, और उन्होंने ही बताया था कि मेलोनिक एसिड्स जो है वो एप्पल के सोर्स से मिला था और यूरिया जो है वो हमें उस सोर्स से मिला था. सो अगर हम बारबिचुरेट्स की प्रॉपर्टी की बात करें तो जो बारबिचुरेट्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं हीट, लाइट और टेम्परेचर के. हीट, लाइट और टेम्परेचर पर. अगर हम बात करें कि बारबिचुरेट, जैसे मैंने बोला कि बारबिचुरेट्स इज हैविंग एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी. बारबिचुरेट्स के अंदर तो एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी है, बट अगर मैं कहूँ बारबिचुरिक एसिड के अंदर, जो मैं अभी तुमसे कह रही थी मेलोनिक एसिड, उसके अंदर एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी है तो उसके अंदर एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी नहीं है. ठीक है, तो उसके अंदर एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है. एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द बारबिचुरेट, नॉट ड्यू टू बारबिचुरिक एसिड. ठीक है, अभी हम बारबिचुरिक एसिड पढ़ने से पहले उसका एक स्ट्रक्चर देख लेंगे कि कैसे बना था. तो देखो ये है मेलोनिक एसिड. फाइव. ठीक है, ये है मेलोनिक एसिड या फिर बारबिचुरिक एसिड. अब इसमें हम यूरिया और ऐड कर देंगे NH2CO NH2. ठीक है, यही तो होता है. तो ये हो गया यूरिया. जब इसको कंबाइन किया तो जो स्ट्रक्चर बनेगा तो क्या बनेगा, इधर ये जो है ये वाला H2 और ये O. ठीक है, तो ये सॉरी ये तो जा चुका है ना वो तो. हाँ, तो यहाँ पे बचेगा NH. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है ये है बारबिचुरिक एसिड का. सॉरी, बारबिचुरेट्स का. मैं क्या बोले जा रही हूँ आज, बारबिचुरेट्स का. ठीक है, बारबिचुरिक एसिड पढ़ने से पहले हम, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ने से पहले उसका हम स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़ने पसंद करेंगे, क्योंकि ये आता भी है 8 नंबर में पूछने के लिए. और बारबिचुरिक एसिड का ऐसे यार से तुम्हें उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अंदाजा लग जाएगा. तो जो मैंने अभी तुम्हें एक डायग्राम बना के बताया था कि बारबिचुरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, तो यहाँ पर एन था, यहाँ पर एन था, यहाँ पे दो, ये था उसका स्ट्रक्चर. ठीक है, बारबिचुरिक एसिड, बारबिचुरेट्स का. तो जब भी हम स्ट्रक्चरल एक्टिविटी की बात करेंगे तो स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप में हम उसकी प्रॉपर्टीज बताते हैं कि हम उसके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस लाएं तो क्या क्या चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं. तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन एट C5 देखते हैं. सब्स्टिट्यूशन एट C5. तो जब भी हम सब्स्टिट्यूशन C5, अब देखो कहाँ से काउंटिंग करोगे, या तो यहाँ से शुरू कर सकते हो या यहाँ से शुरू कर सकते हो, तो कहीं से भी शुरू कर लो. ठीक है, अगर सपोज यहाँ से कर रहे हैं तो हम 1 2 3 4 5. ठीक, तो हम C5 की बात कर रहे हैं तो इस पे हम सब्स्टिट्यूशन करके देखेंगे. इस वाले कार्बन पे, तो इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है क्योंकि, और
इधर एक बॉन्ड जा रहा है, इधर एक बॉन्ड जा रहा है, तो इसकी 4 वैलेंसी पूरी हो रही है। ठीक है, मैं कोई अलग कलर से बता देती हूँ। ठीक, तो अभी अगर हम सब्स्टिट्यूशन ऑफ 5 पे देखने वाले हैं, तो अगर हमें हम मतलब एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमें फार्माकोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड चाहिए कि ये फार्माकोलॉजिकली एक्टिव हो, तो एटलीस्ट वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय एनी एल्काइल और एराइल ग्रुप। तो ये जो हाइड्रोजन है ये हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, या तो हम कोई एल्काइल या फिर कोई एराइल ग्रुप अटैच करेंगे इस पे। ठीक है, तो एटलीस्ट वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय एल्काइल और एराइल ग्रुप। ठीक है, पहला ये है अगर हमें फार्माकोलॉजिकली एक्टिव चाहिए। अगर हमको हिप्नोटिकली एक्टिव चाहिए तो बोथ द पोजी, जो दोनों के दोनों हाइड्रोजन है, बोथ हाइड्रोजन, एक ये वाला भी और ये वाला भी, मतलब ये हम सारे के सारे C5 पे ही काम कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो बोथ हाइड्रोजन इज मस्ट बी रिप्लेस बाय एल्काइल और एराइल ग्रुप। ठीक है, दोनों के दोनों ही रिप्लेस करने पड़ेंगे हमें एल्काइल या एराइल ग्रुप से। ठीक है, ये हमारी दो प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम तीसरी की बात करेंगे कि अभी हमने क्या स्ट्रक्चर बनाया था। मैं सिंपल बना देती हूँ। यहाँ पे एन था, यहाँ पे एन था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल। ठीक है, तो अगर हमें तीसरी प्रॉपर्टी है कि जैसे ही हम मतलब सब्स्टिट्यूशन ऑफ C5 in terms of side chain should be of length of carbon C2 to C5। तो अगर हमने जैसे इधर इधर था ये हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करके एल्काइल या एराइल ग्रुप ला रहे थे, तो जो भी एल्काइल या एराइल ग्रुप ला रहे थे उसकी जो कार्बन की चेन लेंथ जो होनी चाहिए वो C2 से मतलब 2 कार्बन से लेके मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए और मैक्सिमम 5 कार्बन होने चाहिए। इससे ऊपर जाएगा तो भी दिक्कत है, इससे नीचे जाएगा तो भी दिक्कत है। अगर हम C6 मतलब 6 कार्बन की साइड चेन ले आते हैं तो उसमें इट लैक एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एनेस्थेटिक की प्रॉपर्टी लूज कर देता है ये जो बारबिचुरेट्स हैं, और ये मेनली कन्वर्जन कॉज करता है फिर। ठीक है, तो ये देखने के लिए मिलता है। और एक जैसे हम चौथी प्रॉपर्टी यहीं बता देते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी पोटेंसी इंक्रीज होती है जैसे जैसे हम 2 से 5 की तरफ इंक्रीज करते हैं। एल्काइल की जो साइड चेन्स थी, एल्काइल या एराइल की, उसकी साइड चेन में जैसे ही हम जैसे ये 2 कार्बन है, ये 3 है, तो अगर जैसे ही मैं 3 वाला लूंगी तो इसकी पोटेंसी इंक्रीज होती जाएगी, और 4 वाला लूंगी तो और ज्यादा, फिर 5 वाला लूंगी तो पोटेंसी विल इंक्रीज इन पोटेंसी विद रेंज ऑफ 2 to 5। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे एक होता है इसको छोड़ते हैं। ठीक है, अब हमारी अगली प्रॉपर्टी है जैसे कि ब्रांच साइड चेन जो होती हैं वो शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शो करती हैं एज कंपैरिजन टू स्ट्रेट चेन। तो हमारे लिए क्या फायदेमंद है, अगर हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोई भी एनेस्थीसिया प्रोवाइड करना है तो हम ब्रांच चेन रखेंगे C5 पर, ब्रांच्ड चेन। अगर हमें लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोवाइड करना है तो फिर हम क्या प्रोवाइड कराएंगे, स्ट्रेट चेन। जो C5 में जो हम एल्काइल या एराइल ग्रुप जो यहाँ पे अटैच कर रहे थे ना, ये उसी की बात हो रही है अभी तक। ठीक है, अब आ जाते हैं कि स्ट्रेट चेन जो है मतलब लॉन्ग एक्टिंग होती है, इतना ही ध्यान रखना। स्ट्रेट चेन लॉन्ग एक्टिंग होती है। अगर हम C5 का सब्स्टिट्यूशन जब कर रहे हैं, अगर कोई फिनाइल ग्रुप से कर देते हैं, C5 सब्स्टिट्यूशन बाय फिनाइल ग्रुप, अगर हम फिनाइल ग्रुप से कोई सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं तो वो एंटी कन्वर्जेंट एक्शन प्रोवाइड करता है।
ठीक है। हाँ, और अगर हम अगर C2 का सब्स्टिट्यूशन करते हैं आप फ्रॉम सल्फर, ठीक है, वहां पे O होता था ना, जैसे कि ये स्ट्रक्चर था, यहाँ पे हमारा N था, यहाँ पे O था, तो इसको हटा के अगर हम सल्फर ले आए तो उससे क्या होगा, तो वो थायोबार्बिचुरेट्स प्रोड्यूस करा देता है, क्योंकि यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपने आप लगा देना, पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ। ठीक है, तो मतलब मेरा मतलब था द सब्स्टिट्यूशन एट C2 फ्रॉम सल्फर कंपाउंड इन रिप्लेसमेंट ऑफ O2 प्रोड्यूस थायोबार्बिचुरेट्स फ्रॉम ऑक्सीबार्बिचुरेट्स। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि बार्बिचुरेट्स जो हैं वो रेजर्वायर की तरह काम करते हैं एडिपोज टिश्यू में, मेनली जाके एडिपोज टिश्यू जो है वो रेजर्वायर की तरह काम करता है बार्बिचुरेट्स के लिए। तो अगर बोला जाता है कि जितने भी लीन लीन बॉडी मास वाले जितने भी होते हैं, ये जो लीन एनिमल्स हैं जैसे कि ग्रे हाउंड्स वगैरह, तो उसमें हम प्रेफर नहीं करते हैं बार्बिचुरेट्स देना, क्योंकि वहाँ पर एडिपोज टिश्यू का रेजर्वायर है नहीं। तो या तो लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिंग हो जाता है वहाँ पे फिर ये, या फिर बहुत टाइम लगता है, तो अवॉइड करते हैं ग्रे हाउंड्स वगैरह जितने भी लीन बॉडी वाले जो स्पीसीज हैं। ठीक है, और जो मैंने अभी बताया था कि जैसे थायोबार्बिचुरेट्स जो हम प्रोवाइड कराते हैं, तो थायोबार्बिचुरेट्स जो होते हैं वो ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होते हैं, ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होते हैं, more lipid soluble as comparison to oxybarbiturates। ठीक है, तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं सबका। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर किसी को फार्माकोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स चाहिए, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स के लिए हमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एल्काइल या एराइल ग्रुप ला सकते हैं हम। ठीक है, अगर हमें हिप्नोटिकली एक्टिव चाहिए, हिप्नोटिकली एक्टिव के लिए दोनों हाइड्रोजन को C5 से रिप्लेस करना पड़ेगा हमें एल्काइल या एराइल ग्रुप से। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी थी कि जो हम साइड चेन प्रोवाइड करा रहे हैं उसकी जो लेंथ है वो C2 से C5 ही मेंटेन करनी है, अगर C6 हुई तो वो कन्वर्जन प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, और वो एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी भी लूज कर देगी। ठीक है, और अगर हम साइड चेन जो है वो जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उसकी पोटेंसी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और ब्रांच साइड चेन जो होती हैं उनका शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, और जो लॉन्ग साइड चेन होती हैं या फिर स्ट्रेट साइड चेन, स्ट्रेट, लॉन्ग कहना सही नहीं है, स्ट्रेट साइड चेन्स जो होती हैं उनका लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शंस होता है। ठीक है, अगर हम C5 पे फिनाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं तो एंटी कन्वर्जन की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है। अगर हम C2 पर ऑक्सीजन को रिप्लेस करके हम वहाँ पर सल्फर ग्रुप ऐड कर देते हैं तो वो थायोबार्बिचुरेट्स बन जाते हैं, और वो थायोबार्बिचुरेट्स मोर लिपिड सॉल्युबल होते हैं, तो ज़्यादा जल्दी एक्सेस होगा ना ब्रेन में, ज़्यादा जल्दी पहुँच पाएगा। ठीक है, और इनका जो रेजर्वॉयर है बार्बिचुरेट्स का वो एडिपोज टिश्यू है। बस यही सारे हमें पॉइंट्स याद करने थे। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर हम सब्स्टिट्यूशन है जो है वो N1 या N3 पे करें। ठीक है, तो अब हम जो है सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं N1 या N3 पे। तो जब भी हम सब्स्टिट्यूशन N1 या N3 पे करते हैं, अभी स्ट्रक्चर फिर से याद करा देती हूँ।
यहाँ पे O ऑक्सीजन यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा N1, ये N3। तो अगर हम क्योंकि यहाँ पे एक एक तो हाइड्रोजन होगा, क्योंकि इसकी 3 वैलेंसी होती है ना, 1 2, तो एक हाइड्रोजन हो गई, ठीक है। तो अगर ये जो N1 है, यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूशन करें और एक N एल्काइल या एराइल ग्रुप ऐड कर दें N1 या N3 पे, एल्काइल या एराइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन करें, तो वो प्रोवाइड करता है एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। बट अगर हमने बोथ N1 और N3 को सब्स्टिट्यूट करके एल्काइल या एराइल ग्रुप ऐड कर दिया, तो वो अपने कन्वर्जन प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि N1 और N3 को दोनों को रिप्लेस नहीं करना है, एक को करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आता है, एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी शो होती है, ठीक है। और एक और है कि अगर हम C2 किधर था, C1, अच्छा ये वाला C2, ठीक है। तो अगर हम C2 को रिप्लेस करते हैं किसी एमीन ग्रुप से, ठीक है, तो ये हिप्नोटिकली एक्टिव हो जाता है। बस इतना ही था एस ए आर। अगर तुमसे एस ए आर लिखने के लिए आए तो 8-10 पॉइंट लिख देना, ठीक है। अभी मैं क्लासिफिकेशन के साइड जा रही हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ बारबिचुरेट्स। तो अगर हम बारबिचुरेट्स का क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, पहला तो हम केमिकल नेचर पे जब भी हम देखते हैं तो दो टाइप्स के बारबिचुरेट्स होते हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था C2 पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सी बारबिचुरेट्स, अगर वहां पर सल्फर है तो थायो बारबिचुरेट्स, ठीक है। जहाँ पे C2 पे ऑक्सीजन जुड़ा होगा, जहाँ पे C2 पे सल्फर जुड़ा होगा, तो ये वाला ज्यादा लिपिड सॉल्युबल होगा और ये थोड़ा कम लिपिड सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो ये जल्दी बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स बोले जाएंगे क्योंकि ये जल्दी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो ऑक्सी बारबिचुरेट्स में जो आते हैं उनके एग्जाम्पल याद कर लो, बारबिटल सोडियम, ठीक है, फिनोबारबिटल और पेंटोबारबिटल, ठीक है। और एक है मीथोहेक्सेटल, बस यही अलग है थोड़ा, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें तो दो हैं सिर्फ, थायोपेंटल सोडियम और थायोमाइलल सोडियम, ठीक है। तो ये हमारा केमिकल नेचर के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया है। अगर हम इसको ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई करें, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो मतलब अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग उसके बेसिस पे करते हैं। तो अगर हम अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग की बात करें, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग मतलब वो आधा भी घंटे से मतलब 30 मिनट्स तक ही सिर्फ अपना एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी शो कर पाए, तो उसमें आते हैं थायोपेंटल, थायोमाइलल और एक और आ जाता है मीथोहेक्सेटल। तो ये जरूरी याद रखना, मीथोहेक्सेटल वाला, क्योंकि ये दोनों तो समझ में आते हैं, ये लिपिड सॉल्युबल ज़्यादा थे, इस वजह से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर गए, फिर उतना ही जल्दी वो ब्लड से पास आउट हो गए मेटाबोलाइज होके, या फिर एडिपोज टिश्यू में चले गए, ठीक है। अभी ये जो है मीथोहेक्सेटल जरूर याद रखना है कि ये अकेला मतलब ऐसा पूछ लिया जाता है, ओनली ऑक्सी बारबिचुरेट्स दैट इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग तो यही है ना सिर्फ, अकेला जो ऑक्सीबारबिचुरेट्स है। अगर हम दूसरा बात करते हैं शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये 30 मिनट्स से 3 आवर तक जो ड्यूरेशन तक रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं पेंटो बारबिटल और पेंटल बारबिटल, ठीक है, सॉरी, पेंटो बारबिटल, एक सेकेंड, सीको बारबिटल, देखो मैंने ये याद किया था, पैंट पहनना सीखो, पैंटो सीखो, पैंट पहनना सीखो, ठीक है।
वैसे ऐसे भी याद करते हो, ये 5 कार्बन और ठीक है, ये 6 एंटो और सीको। अब आ जाते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग, मतलब शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग के बीच वाले जो होते हैं उनको बोला जाता है इंटरमीडिएट एक्टिंग। तो ये 3 आवर्स से 6 आवर तक इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है। तो इसमें आ जाता है फिनोबार्बिटल और बार्बिटल, ठीक है। और एक होते हैं लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स जो होते हैं वो ग्रेटर देन 6 आवर। तो इसमें आ जाता है सॉरी, फिर से गलत पढ़ा दिया है, आज तो मेरी दिन ही नहीं है। लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स के एग्जाम्पल थे पेंटो, क्या था, फिनोबार्बिटल और बार्बिटल जो होते हैं वो इसके होते हैं। और इंटरमीडिएट एक्टिंग जो मैं तुम्हें बता रही थी, इंटरमीडिएट एक्टिंग में मतलब 3 आवर से 6 आवर वाले जो होते हैं उसमें होता है मीफोबार्बिटल और एमोबार्बिटल। इन मैंने याद तो ऐसे किया था, इंटरमीडिएट में भी एम आ रहा है और इसमें भी एम आ रहा है, तो एमो बारबिटल, ठीक है। थोड़ा इजीली याद तो हो जाएंगे पर मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई, ठीक है। तो अब याद रखना कि शॉर्ट एक्टिंग में पेंटो सीको, इंटरमीडिएट में मीफो एमो और लॉन्ग एक्टिंग में फिनो और बारबिटल, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पीस पे। तो हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं कि ये जितने भी बारबिचुरेट्स होते हैं ये एक्चुअली में वर्क कैसे करते हैं। तो अगर हम जब भी बारबिचुरेट्स के वर्क या फिर फंक्शन की बात करें तो इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये मेनली गावा क्लोराइड चैनल्स के थ्रू एक्ट करते हैं। गावा क्लोराइड चैनल एगोनिस्ट बोले जाते हैं ये, ठीक है। तो गाबा गाबा जो है ये हमारी बॉडी के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। तो गाबा एक मतलब न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। तो इसके 3 रिसेप्टर्स होते हैं गाबा के भी मेनली, ठीक है। तो एक होता है गाबा ए, गाबा बी और गाबा सी, ठीक है। 3 होते हैं। तो अगर हम बात करें कि गाबा ए, तो गाबा ए जो होता है वो आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं उस पे। आइनोट्रोपिक मतलब तुम्हें पता ही होगा कि आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स जो होते थे लाइगेंड गेटेड आयन चैनल वाले, ठीक है। और जो गाबा बी होता है वो मेनली जीपीसीआर मतलब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स की जो वीडियो हो उसमें जाके देख लेना, ठीक है। और जीपीसीआर वालों को ही बोलते थे मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स, ठीक है। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है वैसे गाबा बी और गाबा सी से अभी, और ये भी आइनोट्रोपिक होते हैं। आइनोट्रोपिक सबसे फास्ट, ठीक है। तो आइनोट्रोपिक रिसेप्टर से लेना देना है, तो आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर मेनली याद हो, जैसे जीपीसीआर का सरपेंटाइन था, ऐसे इसका पेंटामेरिक रोजेट टाइप होता था, कुछ याद हो तो। हमें मेनली इससे लेना देना है, इससे कोई लेना देना नहीं है। बारबिचुरेट्स जो होते हैं वो गाबा ए पे एक्ट करते हैं, किस पे, गाबा ए, ठीक है। तो तो हमें पहले पता होना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर कैसा था। तो स्ट्रक्चर जो था हमारा पेंटामेरिक, मैंने बताया ना पेंटामेरिक रोजेट टाइप के, ऐसा लगेगा जैसे कोई कली टाइप की है, ठीक है। तो अगर जैसे कि अल्फा है, ठीक है, बीटा है, गामा है, और यहाँ पे तो कुछ भी दे सकते हो अल्फा या बीटा, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब मेनली स्ट्रक्चर में, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर में 2 अल्फा 2 बीटा और एक गामा होता है, ठीक है। इनकी लोकेशन फिक्स है अभी जो है। अब अगर हम बात करें तो जो गाबा ए होता है, गाबा ए जो बारबिचुरेट्स होते हैं मेनली वो एक्ट करते हैं। गाबा कहाँ पर होता है, ब्रेन में होता है। वो बाइंड करता है जंक्शन बिटवीन यहाँ पर अल्फा एंड बीटा, ध्यान रखना।
यहाँ पे आके बाइंड करेगा गाबा, ठीक है। तो इट बाइंड्स टू जंक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अब वहां पर उससे क्या होगा, इट ओपन्स द गाबा ए क्लोराइड चैनल, गाबा ए क्लोराइड चैनल, तो जिसकी वजह से इन्फ्लक्स हो जाएगा क्लोराइड्स का। और क्लोराइड्स का इन्फ्लक्स होने से क्या होगा कि जो भी सेल होगी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा सेल का, ठीक है। और वो इनहिबिट या सप्रेस कर देगी न्यूरॉन्स को। तो मेनली ये जो होते हैं ऐसे, मतलब बारबिचुरेट्स जो है मेनली किस पे काम कर रहे हैं, गाबा ए क्लोराइड चैनल, और उसमें भी किस पे, अल्फा एंड बीटा की जंक्शन पे जाके अटैच हो जाते हैं, बस इतना ध्यान रखना। अब बारबिचुरेट्स जो होते हैं वो उनका मतलब थोड़ा डोज के हिसाब से भी है, कि अगर हम लो डोज पे, जब हम अगर हमने बॉडी में लो डोज बारबिचुरेट्स इंजेक्ट किए हैं, तो वो गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन शो करते हैं। गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन मतलब होता है कि देखो, अगर तुमने बारबिचुरेट्स को छोड़ के बेंजोडाइजिपीन अगर पढ़ा हो, तो वो भी गाबा फैसिलिटेटरी एक्शंस देते थे। तो ये लो डोज पे गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन देते हैं कि इंक्रीज कर देते हैं बाइंडिंग ऑफ गाबा, तो जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाती है फ्रीक्वेंसी ओपनिंग की, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा गाबा आके अटैच करते हैं, बाइंडिंग ऑफ गाबा को इंक्रीज कर दिया तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा बार ओपन हो जाता है, वो बार बार ओपन होता रहता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गाबा फैसिलिटेट रिएक्शन। अगर हम हाई डोज की बात करें, हाई डोज पे, तो हाई डोज पे ये गाबा माइमेटिक एक्शन शो करता है। गाबा माइमेटिक कैसे, रुक जाओ बताती हूँ। तो गाबा माइमेटिक में क्या होता है कि ये डायरेक्टली ओपन कर देता है गाबा को, गाबा क्लोराइड चैनल्स को। अभी हमने पीछे क्या बताया था, अभी हमने बताया था कि जब गावा बाइंड हुए उसकी वजह से ओपनिंग, जैसे ये था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे आकर गावा आके बाइंड हुआ, उसकी वजह से क्लोराइड चैनल का इन्फ्लक्स हो पाया, ये तो था गावा फैसिलिटेट रिएक्शन। अगर हम गावा माइमेटिक की बात करें तो उसमें क्या होता है कि वो डायरेक्टली ओपन गावा क्लोराइड चैनल, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग बढ़ा देते हैं ये। वहां पर क्या करा रहे थे वो, बार बार जैसे एक बार बंद हो गया, फिर एक बार ओपन हो गया, फिर एक बार बंद हो गया, फिर एक बार ओपन हो गया, उसकी फ्रीक्वेंसी ओपनिंग की इंक्रीज कर दी थी। बट यहाँ पे ड्यूरेशन, ये मतलब एमसीक्यूज में आता है कि ड्यूरेशन कब बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी कब ओपनिंग की बढ़ती है, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग इंक्रीज कर देते हैं। और मेनली अगर हम बात करें तो ये एलोस्टेरिक साइट्स पे भी बाइंड कर जाते हैं। एलोस्टेरिक साइट मतलब, जैसे मैं बता रही थी कि अल्फा और बीटा पे बाइंड करेगा, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी पे बाइंड करे, बाकी अदर न्यूरॉन्स पे भी जाके बाइंड कर जाते हैं, और जिसकी वजह से ये ब्लॉक कर देते हैं सोडियम आयन चैनल्स को, ठीक है। पोटेशियम आयन चैनल्स को भी ब्लॉक कर देते हैं, और ये इवन ब्लॉक कर देते हैं कैल्शियम आयन चैनल को, और कैल्शियम में भी पी और क्यू टाइप के आयन चैनल्स जो होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से इनहिबिट हो जाता है ग्लूटामेट रिसेप्टर्स, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, तो अगर तुम्हें जब लिख के आना होगा गाबा के बारे में, तो तुम क्या लिख के आओगे, मतलब बेंजोडाइजेपीन का तो अभी बताऊंगी, पर बारबिचुरेट्स के बारे में जब भी लिख के आओगे तो बस ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत अच्छे से आना चाहिए कि गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल्स पे काम कर रहा है, वो भी गाबा ए पे, सिर्फ और सिर्फ गाबा ए पे काम करता है, ठीक है। जो कि आइनोट्रोपिक टाइप के होते हैं, पेंटामेरिक रोजेट टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो है ये डायरेक्ट बाइंड करता है। अगर हम लो डोज पे बात करेंगे तो ये
बाइंड करके क्लोराइड आयन चैनल्स को ओपन करा देता है, जिसकी वजह से क्लोराइड इन्फ्लक्स हो जाता है, सेल नेगेटिव हो जाती है, हाइपरपोलराइजेशन हो जाता है। ठीक है। और ये लो डोज पे गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन प्रोवाइड करता है और हाई डोज पे गाबा माइमेटिक। जब फैसिलिटेटरी एक्शन है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है। यही सेम एक्शन होता है बेंजोडाइजेपिन के केस में। ठीक है, अभी लास्ट में बता दूंगी टाइम होगा तो। ठीक है, अभी हमने ये सारी बात कर ली। तो ग्लूटामेट का बताइए, बता दिया होगा कि ग्लूटामेट को भी इनिबिट कर देता है, ग्लूटामेट रिसेप्टर्स को। ग्लूटामेट के कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं पता है? एक तो एनएमडी रिसेप्टर होता है, एक एएमपी रिसेप्टर्स होता है, और एक काइनेट रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है। तो मतलब मेनली क्या करते हैं कि ये जो है एएमपी रिसेप्टर्स पे बाइंड कर जाता है बार्बिचरेट्स। ठीक है। और फिर इनहिबिट कर देता है ग्लूटामेट की बाइंडिंग्स को। अब हम आ जाते हैं थोड़ा और। तो बार्बिचरेट्स का मतलब अगर तुमसे कोई पूछेगा तो तुम क्या बताओगे? इसका गाबा फैसिलिटेटरी और गाबा माइमेटिक एक्शन होता है। माइमेटिक एक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है। और दूसरा मैंने बताया था कि एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड करता है, ये भी बता सकते हो। तो कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम, इन सबको ब्लॉक करा दिया इसने। ठीक है। और ये उससे भी ग्लूटामेट रिसेप्टर से भी बाइंड कर जाता है, तो उसमें क्या करता है ये? एएमपी रिसेप्टर्स मेनली उनसे बाइंड करता है, एएमपी रिसेप्टर्स जो है ग्लूटामेट में, और इनहिबिशन ऑफ एक्साइटेटरी सिग्नल्स। ठीक है। अगर हम बात करें, बस इतना ही था और कुछ नहीं पढ़ना है। बस मैंने जो बार बार बोला है कि तुम्हें कुछ डिफरेंस आने चाहिए बेंजोडाइजिपीन और उसमें, वो मैं लास्ट में बता दूंगी, अभी नहीं बता रही हूँ, या फिर अभी बता देती हूँ। रुको तो अगले पेज पे बताते हैं हम। तो ये है बारबिचरेट्स और ये है बेंजोडाइजिपीन। ठीक है। अब बेंजोडाइजिपीन जो है वो भी गाबा ए पर ही काम करता है, और वो गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन प्रोवाइड करता है, गाबा फैसिलिटेटरी। ठीक है। बट एक डिफरेंस होता है, ये जैसे अल्फा और गामा के बीच में बाइंड होता है, वो कहाँ पे हो रहा था? अल्फा और बीटा के बीच में। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, ये अल्फा और जंक्शन बिटवीन अल्फा एंड गामा। ठीक है, जो बेंजोडाइजिपीन है, पर बारबिचरेट्स में अल्फा और बीटा के बीच में। ये गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन प्रोवाइड करता है और गाबा माइमेटिक भी करता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फैसिलिटेटरी एक्शन। तो अगर तुमसे कोई लाइन लिख के देगा कि इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग ऑफ चैनल्स, तो तुम क्या बोलोगे? तो तुम्हें बाइंजोडाइजिपिन बोलेगा। बस अगर कोई कह रहा है फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो रही है और ड्यूरेशन भी इंक्रीज हो रहा है ओपनिंग ऑफ चैनल की, क्लोराइड जो इन्फ्लक्स हो रही है जिसकी वजह से, तो तुम्हें बताना है बारबिचरेट्स। ठीक है। मेरा राइटिंग बहुत गंदा होता है मुझे पता है, पर पता नहीं काम नहीं कर पा रही हूँ जल्दी में, वैसा ही आता है। ठीक है। अगर हम बारबिचरेट्स की कुछ और बात करें बेंजोडाइजिपीन्स की, तो एक दो और देख लो। जैसे बारबिचरेट्स में मैंने याद कर रखा है HENA, हिना करके एक वो आती थी ना पहले, मेहंदी वेहंदी थोड़ा वैसे ही। तो इसका जो होता है बारबिचरेट्स का हाई एब्यूज पोटेंशियल होता है। ठीक है। अगर तुम्हें मतलब एक जैसे बारबिचरेट्स की जो एनेस्थेटिक डोज होती है, उसके अगर हम डबल डोज दें तो वो एक यूथेनाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, मतलब किलिंग। ठीक है। अगर हम बेंजोडाइजिपिन की बात करें तो हाई एब्यूज पोटेंशियल है, बट लेस एडिक्टिव है, थोड़ा एडिक्टिव। ठीक है। अगर फिर बारबिचरेट्स की बात करते हैं तो ये एंजाइम इंड्यूसर होता है।
मतलब हर डोज हर दवा के साथ नहीं दे सकते हैं, उसके एंजाइम्स को इंड्यूस कर देगा और कुछ दिक्कत हो जाएगी। तो साइटोक्रोम पी और यूडीपीजीटी इन सब का एंजाइम इंड्यूसर है, बट ऐसा इसमें कुछ नहीं है। बेंजोडाइजीपीन में कोई एंजाइम इंड्यूसर नहीं है, तो इसको हम किसी बाकी अदर ड्रग्स के साथ दे सकते हैं, सेफ होता है। एन से नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स है इसका। तुम्हें समझ में आता है ये नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स वगैरह? अगर तुमने बेसिक नहीं सेफ किए हैं तो फिर तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, मतलब लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ठीक है, और इसमें हाँ, तो इसमें हमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है कि तुम्हें टाइम टू टाइम मॉनिटर करता रहना है कि बारबिचरेट्स की कंसंट्रेशन क्या है बॉडी में, बट इसमें कोई मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो बारबिचरेट्स का कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है। ठीक है, अगर हम बेंजोडाइजीपिन की बात करें तो उसका एंटीडोट याद कर लेना, ये तो मतलब हर फिलअप में पाया जाएगा, है ना, फ्लूमाजेनिल 100% पाया जाएगा। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछे स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर बेंजोडाइजीपिन पॉइजनिंग, तो तुम क्या बता के आओगे? फ्लूमाजेनिल। वो क्या हो गया? कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर होता है ये। किसके लिए? ऑफ अल्फा गामा सब यूनिट ऑफ गाबा ए। थोड़ा तमीज में मतलब लिखना सीख लो, मतलब मैं राइटिंग अच्छा नहीं लिखती हूँ पर कंटेंट तो अच्छा ही है। जनरल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेंजोडाइजेपिन और उसमें भी डिफरेंस खत्म। ठीक है, अगर हम अब आ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं बाकी के बारबिचरेट्स के बारे में, तो वहाँ से शुरू करते हैं। तो जो हमने अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में पढ़े थे थायो बारबिचरेट्स, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दो दो लाइन ही पढ़ाऊंगी, चिंता मत करो। तो थायो बारबिचरेट्स की अगर हम बात करें तो उसमें मेनली हम थायोपेंटल से शुरू करते हैं। तो थायोपेंटल जो है वो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आता है, मैंने अभी बताया था। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, एक तो थायो ग्रुप है, सल्फर है। सल्फर की वजह से क्या होगा, ये हाईली लिपिड सॉल्युबल होता है, और हाईली लिपिड सॉल्युबल है तो ये क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा मेम्ब्रेन को, मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर को भी, और मतलब प्लेसेंटल बैरियर को भी। ठीक है, अब जब इन सबको प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करता है तो ये फीटल एनोरेक्सिया प्रोवाइड कॉज कर देता है। एनोरेक्सिया नहीं, भूख नहीं लगेगी नहीं, एनोक्सिया, सॉरी, क्या निकल जाता है मुंह से। ठीक है, मतलब सांस वास नहीं आएगी। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉज करेगा। पर ये जब प्लेसेंटल बैरियर फीटल एनोक्सिया कॉज करता है तो मदर को अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि डायरेक्ट ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके गया है। ठीक है, तो इसीलिए हम कभी भी सिजेरियन करते हैं, सिजेरियन में मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशन करते हैं सिजेरियन सेक्शंस के टाइम पे कि थायोपेंटल यूज़ नहीं करना है। अगर हम इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में देखें, दो चार ही देखेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, तो अगर हम इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो ये सीएनएस डिप्रेशन कॉज कर देता है, तो जिसकी वजह से फ्लैट ईईजी आती है, एनसेफलियोग्राम जो होता है इलेक्ट्रोएन्सेफलियोग्राम फ्लैट आएगा। ये डिक्रीज कर देता है सेरिब्रल ऑक्सीजन लेवल। ठीक है, 55% तक। अगर हम इसको बात करें, कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज कर देता है, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है ये। ठीक है, अगर और ये प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इसकी 70% है। वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी कॉज करता है, हमें तो कुछ नहीं पता। एरिथमिया याद कर लेना डायरेक्ट कि एरिथमिया कॉज करता है। ठीक है, ठीक है, और ये डिक्रीज कर देता है जीएफआर को और रीनल फ्लो को। मतलब इतनी डिमेरिट्स तुम्हें पता होना बहुत है। अब मैं दूसरे पे आ जाती हूँ। तो अगर हम बारबिचरेट्स की, मैंने तुम्हें एक चीज प्रॉपर्टी नहीं बताई थी कि जितने भी बारबिचरेट्स होते हैं उनका जब मेटाबोलाइजेशन होता है या फिर रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो कैसे होता है। तो जब भी उनका रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सबसे पहले बारबिचरेट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सीएनएस में, तभी तो सीएनएस का डिप्रेशन करा रहे थे। तो फिर वहां से वो जाते हैं मसल में, और फिर मसल से दोबारा से रिडिस्ट्रीब्यूट होके ये एडिपोज टिश्यू जो इसका रेजर्वॉयर जो मैंने बताया था उसमें चले जाते हैं। ठीक है, और
जो है मेनली अगर हम मेटाबोलाइज की बात करें, ये तो रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई, और मेटाबोलाइज जो है वो ऑक्सीडेटिव एंजाइम से ही होते हैं। ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स कौन कौन से? साइटोक्रोम P2B11, ठीक है, और मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेज से, ठीक है, इन सब से ही मेटाबोलाइज होते हैं। तो मैंने एक और चीज़ बताई थी कि अगर हमारे कोई भी स्पीसीज लीन मास वाला है या फिर जिसके पास लेस एडिपोज टिश्यू है, ठीक है, तो उसमें हाँ ये क्या करते हैं, अगर हम उसमें दे देंगे तो फिर इन्हें सफ़र करना पड़ेगा प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थीसिया, बहुत लंबे समय तक, मतलब एनेस्थीसिया के इफेक्ट्स में होंगे वो। तो इसी वजह से, क्योंकि वो एलिमिनेट ही नहीं कर पाते एनेस्थीसिया को, क्योंकि एडिपोज टिश्यू में जा नहीं सकता है, तो एलिमिनेट हो नहीं पा रहा है बॉडी से। तो अगर ऐसी स्पीसीज जैसे कि ग्रे हाउंड्स और आयरिस वुल्फ डॉग और स्निपेट्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, इन सब में नहीं देते हैं, क्योंकि इन सब में क्या दिक्कत है? अब एडिपोज टिश्यू नहीं है, एडिपोज टिश्यू नहीं। ग्रे हाउंड्स वगैरह की अगर हम बात करेंगे ना, तो इसमें जो है ये डेफिसिट होती है ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स की। तो एक तो हमारे पास था कि या तो वहाँ चले जाएंगे या फिर मेटाबोलाइज हो जाएंगे, तो ना तो फैट है ना ही ऑक्सीडेटिव एंजाइम है, तो मारो। तो दोनों ही साइटोक्रोम बी क्या था, 2B11, ठीक है, ना ये होते हैं ना मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेज जो कि मेटाबोलाइज में रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और लेस एडिपोज टिश्यू होता है, तो दोनों के दोनों गए। तो बारबिचुरेट्स लोगे तो बहुत लॉन्ग एक्टिंग की तरह काम करेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, तो बारबिचुरेट्स जो हाँ सेकेंड ग्रुप उस पे आ जाते हैं, कहाँ भटक गए। तो सेकेंड है थायोमाइलेल। थायोमाइलेल जो होता है उसकी क्या होता है, अ, अ, 1.5 से 2 टाइम्स जो है वो ज़्यादा पोटेंट है एज कंपैरिजन टू थायोपेंटल, ठीक है, और ये ज़्यादा सीवियर वेंट्रल बाइजेमिनी कॉज करता है, वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी, ठीक है, बस इतना याद रखना। अगर हम बात करें फिनोबार्बिटल के बारे में, फिनोबार्बिटल बताया था, फिनोबार्बिटल जो थे वो लॉन्ग एक्टिंग थे, तो लॉन्ग ये बहुत यूज होता है, इसको मतलब रट लो तुम ऐसे, क्लिनिक्स पे आओगे तो काम आएगा। एक गार्डिनल टैबलेट आती है, उसमें आता है फिनोबार्बिटल, जो कि हम एपिलेप्सी के केस में देते हैं, ठीक है, एंटी कन्वल्सिव ड्रग। किसी भी सीडी कैनाइन डिस्टेंपर वगैरह वाले कुत्ते को पड़े दौड़े फिट्स वगैरह, तो हम गार्डिनल्स देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। गार्डिनल जो है वो ट्रेड नेम है भाई, मेरे ऊपर केस मत करा देना, ठीक है। फिनो बार्बिटल याद करना है तुम्हें। अब आ जाते हैं पेंटो बार्बिटल। पेंटो बार्बिटल वगैरह जो होते हैं वो अच्छे खासे यूथेनाइजिंग एजेंट हैं, ठीक है। अगर किसी को हमें ह्यूमेन किलिंग करना हो तो हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम सीको बार्बिटल की बात करें या फिर सिनकोकेन की बात करें, तो ये भी यूथेनाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अगर हम जैसे कि हाँ, इसका जो ओरल LD50 डोज जो है, अगर हम डॉग्स के केस में बात करें, कितना होता था नहीं यार, मेनली तुम उसका देखो। अगर हम फिनोबार्बिटल का देखें तो वो होता है 85 mg/kg बॉडी वेट, ठीक है। अगर हम IV रूट से देंगे तो जस्ट हाफ सा हो जाता है, तो हो जाता है 40 to 60 mg/kg बॉडी वेट। बट अगर हम इसी को फिनोबार्बिटल को ही हॉर्स में देंगे, तो अगर हम हॉर्स में देंगे तो ये होता है 87 mg/kg बॉडी वेट, अगर हम IV रूट से दे रहे हैं। मतलब इसके ओरल और इसका IV मतलब इक्विवेलेंट टाइप का है। ये सारे LD50 की डोज बता रही हूँ मैं तुम्हें, लीथल डोज एट विच 50% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। अगर हम
बाकी तो देखो, बाकी मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ, जैसे कि अगर हमें ट्रीटमेंट करना है, तो जैसे एक तुमसे पूछा जाता है ग्लूकोज इफेक्ट क्या होता है, ग्लूकोज इफेक्ट ऑफ बारबिचरेट्स, जैसे शॉर्ट नोट्स आते हैं इन पे। तो ग्लूकोज इफेक्ट्स की बात करेंगे तो अगर हम एडमिनिस्टर कर देते हैं 50% ग्लूकोज विद बारबिचरेट्स, ठीक है, एनेस्थीसिया, तो ये क्या करता है, ये री एनेस्थेटाइज कर देता है बाय प्रिवेंटिंग रिकवरी। क्योंकि मतलब माना जाता है कि 50% ग्लूकोज जो है, अगर हम मतलब बारबिचरेट एनेस्थीसिया के साथ जब हम दोबारा से एडमिनिस्टर करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो इनिबिट कर देता है माइक्रोसोमल एंजाइम्स को। तो उसका जो पहला माइक तो वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है, तो उसका इफेक्ट मेंटेन रहता है। तो व्हाट इज ग्लूकोज इफेक्ट? द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 50% ग्लूकोज टू द barbiturate anesthetic patient produce 50% further re-anesthesia by preventing the recovery through inhibition of the microsomal enzymes। ठीक। अब आ जाते हैं हम पिंक टूथ कंडीशन पे। एक और पूछा जाता है शॉर्ट नोट, पिंक टूथ कंडीशन बारबिचरेट्स के लेने से। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों होता है, तो बारबिचरेट्स जो है वो इंड्यूस, मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो एंजाइम इंड्यूसर है, तो बताया ही था बारबिचरेट्स जो है वो एंजाइम इंड्यूसर है। तो कौन से एंजाइम का एक्टिविटी ऑफ किसकी, एएलए सिंथेटेज, एएलए सिंथेटेज, एएलए सिंथेटेज क्या करता है, ये फॉस्फो ये पोरफायरिन सिंथेसिस करता है, पोरफायरिन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये इंड्यूस कर देते हैं बारबिचरेट्स जो हैं, वो इंड्यूस कर देंगे एएलए सिंथेटेज की एक्टिविटी को, जिसकी वजह से पोरफायरिन सिंथेसिस होता रहेगा। जितना ज़्यादा पोरफायरिन सिंथेसिस, उतना ज़्यादा डैमेज होता रहेगा क्रेनियल एंड पेरिफेरल नर्व्स का, और जिसकी वजह से एक कंडीशन आ जाती है एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया। ठीक है, जो कि पिंक टूथ कॉज करा देता है। ठीक है, क्योंकि पोरफायरिन की वजह से पिंक टूथ कंडीशन आ रही है मेनली। ठीक है, अब हम उसके ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, तो अगर बारबिचरेट पॉइजनिंग हो जाए तो मेनली क्या करते हैं, आप कुछ कर तो सकते नहीं है, तो अल्कलाइजेशन करा देते हैं डॉग वॉक्स के केस में। ठीक है, एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन, क्योंकि ये तो पता होगा कि बारबिचरिक एसिड जो है वो एसिडिक नेचर का है, बारबिचरेट एसिडिक नेचर के हैं। तो अगर हम एल्कलाइजेशन करा देंगे यूरिन का, तो वो जल्दी रैपिड एलिमिनेशन हो जाएगा उनका। ठीक है, ये रिमेनेंट्स में तो कहीं काम करेगा, क्योंकि उनका यूरिन ही अल्कलाइन नेचर का है, तो देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस यही है कि ऐसे ही ट्रीट कर सकते हैं कि अगर हम उसको, अगर बारबिचरेट्स की पॉइजनिंग हो, क्योंकि कोई एक स्पेसिफिक एंटीडोट तो होता नहीं है, और अगर ह्यूमन का केस होता है तो हीमोडायलिसिस वगैरह कर लेते हैं, और कुछ जैसे रेस्पिरेटरी वगैरह दिक्कत हो जाती है तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स दे देते हैं। उनके नाम पता हो तो तुम्हें, बेमीग्राइड और डॉक्साप्राम वगैरह। ठीक है, बस यही सब। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना।